यदि वास्तविकता में देखा जाए तो दिल्ली प्रोटेस्ट केवल 2 दिन तक ही छात्र प्रोटेस्ट रहा। उसके बाद कुछ वामपंथी संगठनों और कुछ ऐसे उपद्रवी लोगों ने जो छात्र भी नहीं है और उनको छात्र आंदोलन से कोई मतलब भी नहीं था, इस प्रोटेस्ट को मुख्य मुद्दे से भटका दिया और असली छात्रों के आंदोलन को खराब करने का, बदनाम करने का कार्य किया। इस प्रोटेस्ट में शामिल लोग लगातार संविधान के नारे लगा रहे थे, लेकिन उसी संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमें संविधान में वर्णित न्यायिक और संवैधानिक पदों की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने निजी हितों के लिए तो संविधान चाहिए, लेकिन राष्ट्र हित से हमें कोई सरोकार नहीं है। अभी उन्होंने कुछ नहीं करा, स्टूडेंट की तरफ से बोतलें मारी है, पत्थर मारे, उनके कांच तोड़े हैं, मगर वो भी हमला करते थे। सारे भागने वाले, मालूम क्या करोगे सब आप। पंजाब से प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने आए निहंग सिखों ने महज 2 दिनों में ही यह जमीनी हकीकत भांप ली और स्पष्ट कह दिया कि अब यह कोई छात्र आंदोलन नहीं रह गया है। हालत यह हो गई कि एक महिला पत्रकार के साथ उपद्रवी भीड़ टूट पड़ती है और हद से ज़्यादा अभद्रता की जाती है। जो वास्तविक छात्र आंदोलन था उसे कुछ वामपंथी नेताओं, संगठनों और दूषित मानसिकता के लोगों ने अपने वक्तव्यों के लिए उस पर कब्जा जमा लिया, जिसमें कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व भी शामिल हो गए जिन्होंने इसे हिंसक बना दिया। यह प्रदर्शन मूल रूप से नीट परीक्षा को लेकर था, लेकिन वहां नारे लग रहे थे कि हम संसद को उखाड़ देंगे। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा। नेपाल उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल मिलेगा। मैं तो चाहती हूँ मोदी को भी गोली मार दो, सही में मैं तो मार भी दूंगी। मतलब आप प्राइम मिनिस्टर के और प्रधानमंत्री को मार देंगे। प्रधानमंत्री पद की गरिमा का पालन करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन वहाँ ऐसी कोई गाली नहीं बची जो प्रधानमंत्री को ना दी गई हो। और मोदी को मार देंगे जैसे नारे वहाँ आम बात थी। हद तो तब हो गई जब भारतीय सेना तक को गालियाँ दी गई और यहाँ तक कह दिया गया कि हम भारत को नेपाल बना देंगे। इस नीट प्रोटेस्ट का उमर खालिद से क्या लेना देना था? फिर भी वहाँ उमर खालिद को रिहा करो और हम लड़के लेंगे आज़ादी के नारे गूंज रहे थे। नीट प्रोटेस्ट में आखिर किस आज़ादी की मांग की जा रही थी? इसके अलावा हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया। एक वामपंथी नेता का बयान सामने आया और फिर इस प्रदर्शन को एक धार्मिक रंग देने का प्रयत्न करते हुए बस नाम रहेगा अल्लाह का जैसे नारे और गीत गाए गए। नीट प्रोटेस्ट के बीच प्रेमानंद महाराज को पाखंडी कहना, कोई भी सही है, वो चाहे प्रेमानंद महाराज जी क्यों ना हो। इसके साथ ही ब्राह्मणवाद, मनुवाद, मुर्दाबाद जैसे नारे भी लगाए गए, जो कि एक नीट प्रोटेस्ट था और यहाँ इस प्रकार के नारे लगाए जाने का कोई भी औचित्य नहीं बनता था। अब बात करते हैं इसके दूसरे पहलू की। जब सीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से पंजाब में हुए पेपर लीक के बारे में बात की गई, पूछा गया, तो उनके मुंह पर ताला लग गया। यही नहीं, कर्नाटक में 4-5 दिन पूर्व ही पेपर लीक हुआ, लेकिन उस पर किसी की बोलती नहीं निकली। हालांकि विदेश मंत्रालय ने विदेशी फंडिंग की बात से इनकार किया है। अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फेक कंटेंट और र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं। उनको ब्लॉक कराया जा रहा है। ये वही सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक्टिव थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को भड़काना और स्पेशली। लेकिन दिल्ली की इंटेलिजेंस रिपोर्ट बताती है कि प्रदर्शन स्थल के आसपास 400 से अधिक पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स सक्रिय थे और ये सोशल मीडिया हैंडल्स वही थे जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी
दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में एक्टिव पाए गए थे। इस प्रोटेस्ट में कई ऐसे चेहरे भी घुसे जिनकी छवि हमेशा से देश विरोधी ही रही है। मिसाल के तौर पर अरुणधति रॉय, जिनका यह मानना है कि कश्मीर कभी भारत का आंतरिक हिस्सा नहीं था। नंदिता नारायण, जो मार्क्सवादी संगठन से ताल्लुक़ रखती हैं और मंच से बस नाम रहेगा अल्लाह गाती हैं। सैयद कासिम रसूल, जो उमर खालिद के पिता थे, वे भी वहां पहुंचे और मंच साझा करते हुए उमर खालिद की रिहाई की मांग कर डाली, जो उमर खालिद भारत तेरे टुकड़े होंगे ग्रुप से जुड़ा है। इसके अलावा प्रकाश राज और प्रशांत भूषण जैसे वामपंथी एक्टिविस्ट भी अपनी रोटियां सेकने वहां पहुंच जाते हैं। उनकी गाड़ियां निकल रही, उनकी गाड़ियां तोड़ दी, अगर वो तुम्हारे पे हमला करे फिर सब भागोगे अभी सब। यही कारण था कि पंजाब से आए निहंगों ने जब यह जमीनी हकीकत देखी तो उन्होंने खुद को इस प्रोटेस्ट से पूरी तरह अलग कर लिया। जंतर मंतर के आसपास कुछ ऐसे इंतजाम भी देखे गए जो उपद्रवियों और असामाजिक तत्वों के डर का सबब बने। सूत्रों के मुताबिक 250 लोगों की फॉरेंसिक टीम जंतर मंतर पर जांच कर रही है और इंटेलिजेंस एजेंसियों को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है। आपने देखा होगा कि वहां तैनात कुछ पुलिस अधिकारियों ने मेटा AI सनग्लासेस पहन रखे थे ताकि फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए उपद्रवियों की बाद में पहचान की जा सके। दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर मंतर परिसर में कुल 4 फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम FRS यूनिट से लैस सर्विलांस गाड़ियां तैनात की गई थी, जिसका मकसद भीड़ में मौजूद उपद्रवियों, अपराधियों और हिस्ट्री सीटरों की बारीकी से निगरानी करना है। इस FRS सिस्टम में हाई रेजोल्यूशन कैमरा और AI आधारित FRS सॉफ्टवेयर होता है जो फेस को रियल टाइम में स्कैन करता है। यदि इस उपद्रव में कोई भी पकड़ा जाता है तो उसके लिए सरकारी तो बहुत दूर बात है, प्राइवेट नौकरियां भी मिलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। रिपोर्ट्स और पुलिस के अनुसार इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब कोई बड़ा आंदोलन होता है तो उसमें कुछ ऐसे उपद्रवी या राजनीतिक रूप से प्रेरित लोग घुस आते हैं जिनका छात्रों के असली मुद्दों से कोई लेना देना नहीं होता। वे लोग पथराव, नारेबाजी और हिंसा का सहारा लेते हैं, जिससे पूरा आंदोलन बदनाम होता है। तो दोस्तों, जिस तरह से एक छात्र आंदोलन को हाईजैक करके देश विरोधी और अराजक नारों का मंच बनाया गया। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है, बस नाम रहेगा अल्लाह का। बेचारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं, अब ये बात ढूंढ रहे हैं। वाकई चिंताजनक है। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।